नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी में, जिसमें हम वैकल्पिक भाषा संस्कृत को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। तो हमारे जो हिंदी के पेपर होते हैं, जो हमारे पेपर हैं, उसमें कुछ जो है वैकल्पिक भाषा के रूप में होते हैं, जैसे इंग्लिश और संस्कृत। तो जो बच्चे संस्कृत लेते हैं उनके लिए हमारा वीडियो काम आएगा। संस्कृत का जो है हम ये क्वेश्चन पेपर लेके आपके समक्ष आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने संस्कृत के 2018 के पेपर को देखते हैं। हमारा ये बोर्ड पे देखिए दिया है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना है। यहाँ हिंदी भाषा में जो है भाषा 2 के रूप में संस्कृत लिया गया है और कुछ बच्चे जो है वो अंग्रेजी चुनते हैं। तो जो बच्चे संस्कृत को भाषा को चुने हैं उनके लिए ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अपना यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 60 तक हिंदी कराए हैं। अब वहां से 61 से लेकर के फिर हम आपको संस्कृत शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते समा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अधनिहता समा मध्ये कथा भवती। यहाँ पे हमारा संस्कृत के कुछ प्रश्न दिए रहते हैं। अब उसके उत्तर देखिए, विकल्प के न दूयते, बी न शोभते, या सी न याचते, बी न तिष्ठति। आंसर हमारा देखिए, हमारे क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आंसर भी रहेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है दिया है अधधीता न शोभते समा मध्ये। यहाँ पे दिया है अधधीतः समा मध्ये कथ भवति। तो अधधीतः न शोभते कथा सभा मध्ये उपयुक्त पद्यांश में यह निष्कर्ष निकलता है कि अविद्वान लोग विद्वानों की सभा में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते हैं जैसे हंसों के मध्य में बकुला। तो इस हमारे पद्य का, इस संस्कृत पद्य का जो आशय दिया गया है तो ये है, अधनियता न शोभते सभा मध्य उपयुक्त पद्यांश में यह निष्कर्ष निकलता है कि अविद्वान लोग विद्वानों की सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जैसे हंसों के मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा बालम पाठयंतो माता पितरों के भवत। अब इस पद्यांश में ये पूछ रहा, अ हितैषणो, बी मित्रे, सी शत्रु, च पालको। अब यहाँ पे क्या दिया है, बालपन पाठयंतो माता पितरों के भवत। यहाँ पे हमारा विकल्प दिया है। आंसर के रूप में देखते हैं क्या दिया है, बालम पाठयंतो माता पितरो शत्रु भवत। जो अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं वे माता पिता उनके लिए बैरी शत्रु के समान होते हैं। तो हमारे इस पद्यांश का आशय यही होगा कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं वह अपने बच्चों के शत्रु के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। विकल्प है यदि प्लस आपी, बी प्लस यत प्लस अपी, सी यदा प्लस अपी, या डी यदि प्लस अपी। यहाँ पे आंसर देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपी होगा। यद्यपि यण संधि का उदाहरण है। यद्यपि जो है वह यण संधि का उदाहरण है। युको यणच सूत्र के द्वारा यदि इक प्रत्याहार ई उ री ली के बाद यची प्रत्याहार ई उ री ली ए औ का कोई भी स्वर आए तो ई उ ई री ली के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या है, यद्यपि। सही आंसर हमारा है यदि प्लस यपि। और ये जो है इको यड़च के सूत्र के अनुसार हमारा यह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यह अव्यय पद नहीं है। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसमें अव्यय पद नहीं है। तो विकल्प देखते हैं, चिरम,
बी गंतुम, सी दृश्यम, दिशम या बी अपरम, अपरम। तो आंसर है दिशम अव्यय पद नहीं है। चिरम, गंतुम, अपरम ये तीनों अव्यय पद हैं। अव्यय उसे कहते हैं जो तीनों लिंगों में एक समान बना रहे। तो हमारा दृश्यम जो है आंसर सही हमारा यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है गते, गतेपि में संधि है। गतेपि में संधि है। ए अयाद, बी पररूप, सी पूर्व रूप या डी गुण। तो गतेपि में पूर्व रूप संधि है। सही आंसर हमारा होगा सी पूर्व रूप। सूत्र एड़ा पदांतादि के अनुसार पदांत एड़ ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आकार आए तो पूर्व पद तथा पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यथा गतेपि, गते प्लस अपि, हरे हरे प्लस अव, तेपि तेपि प्लस ते प्लस अपि। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पूर्व। अगला क्वेश्चन है तोरली का उदाहरण है। तोरली का उदाहरण है ए कोपि, बी तल्लय, सी शिवेई शिवेही या डी प्रेजते। तो आंसर देखिए तोरली का उदाहरण तरलय होगा। यह सूत्र तोरली के अनुसार यदि तवर्ग के पश्चात ल वर्ण हो तो त वर्ग के स्थान पर लकार आदेश हो जाता है। यथा जैसे तत् प्लस लय तल्लय, विद्वान प्लस लिखत विद्वा लिखित, विद्वा लिखित। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा बी तोरली का उदाहरण तल्लय होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए मित्रम, बी मित्र, भान, रवि। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द मित्रम नहीं है। मित्र, भान, रवि ये शब्द तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु जो मित्रम है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिशा शब्द रूप का वचन है। दिशा शब्द रूप का वचन है। ये एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर है दिशा शब्द रूप प्रथमा तथा द्वितीय बहुवचन और पंचमी तथा षष्ठी एक वचन में बनता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे रूप कैसे चलते हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। अब यहाँ दिक दिशो दिशः, द्वितीय है दिशम दिशो दिशः, तृतीया दिशा दिग्भ्याम दिग्भी, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिश दिग्भ्याम दिगभ्य, दिश दिशो दिशाम, दिशि दिशो दिशु, हे दिक हे दिशो हे दिशि। अब यहाँ पे देखिए नोट दिया आयोग ने आंसर सी माना है, जबकि एक वचन भी सही उत्तर है जो कि पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। तो यहाँ पे आयोग जो है वह शी को सही माना है, तो शी हम मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उपान्ध्यायड्स के कारक होता है। उपान्ध्यायड्स के कारक होता है ए कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी संप्रदान। आंसर है हमारा यहाँ पे उपान्ध्यायड्स सूत्र कर्म संख्या का विधान करने वाला सूत्र है। यदि वश धातु के पूर्व उप, अनु, अधि अथवा अड़ में से कोई उपसर्ग हो तो उसके आधार की कर्म संख्या हो जाती, यथा नृप, नगरः, उपसत, उपसत। तो यहाँ पे हमारा उप है, तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे कर्म। क्वेश्चन नंबर 70 शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे देखना है विकल्प के रूप में। देखिए सह ग्रंथ पठति, बी तेन ग्रंथ पठयते, सी तेन ग्रंथ पठयते या सी तं ग्रंथ पठति।
आंसर देखिए, तेन ग्रंथ पठयते, यह शुद्ध वाक्य है, यह कर्मवाच्य का शब्द है। कर्मवाच्य के कर्ता, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तेन ग्रंथ पठते शी। अगला क्वेश्चन है, महिमा शब्द का लिंग है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक या डी स्त्रीलिंग। तो महिमा शब्द का प्रयोग संस्कृत में पुल्लिंग तथा हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। आत्मा, गरिमा आदि ये शब्द भी संस्कृत में पुल्लिंग के अंतर्गत तथा हिंदी में स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे हमारा सही बता रहा है महिमा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। ए बालकेन, बी बालकै, सी बालका बालक भी, सी बालकाभ्याम। आंसर है बालका शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है बालके होता है। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति सभी वचनों में रूप इस प्रकार चलता है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तो बालके में तृतीया विभक्ति बालके हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। ए कन्याया, बी कन्याभ्यः, सी कन्याभ्याम या बी कन्यासु। तो सही आंसर क्या? कन्या शब्द का पंचमी विभक्ति में कन्याया रूप बनता है। कन्या अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप इस प्रकार चलता है। अब कन्या का रूप देखिए कैसे चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कन्या, कन्ये, कन्या, कन्याम, कन्ये, कन्या, कन्यया, कन्याभ्याम, कन्याभः, कन्याये, कन्याभ्याम, कन्याभः, कन्याया, कन्याभ्याम, कन्याभ्यः, कन्याया, कन्यो, कन्यानाम, कन्यानाम, कन्यो, कन्येषु, कन्यासु। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? कन्याया। सही आंसर है हमारा कन्याया। कन्या का जो है हमारा रूप इस प्रकार से चलता है। अगला है धेनु रूप है। धेनु रूप है, ए तृतीया एक वचन, बी चतुर्थी द्विवचन, सी प्रथमा बहुवचन या डी द्वितीया एक वचन। धेनु स्त्रीलिंग शब्द, धेनु स्त्रीलिंग द्वितीया बहुवचन का रूप है। इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं, ए धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनु। सही आंसर हमारा क्या होगा इसमें? चतुर्थी, चतुर्थी द्विवचन। धेनु जो है चतुर्थी द्विवचन है। अगला क्वेश्चन है, मधुनी रूप है। मधुनी रूप है, ए प्रथमा द्विवचन, बी द्वितीया बहुवचन, सी तृतीया एक वचन या डी सप्तमी एक वचन। तो मधुनी मधु शब्द के उकारांत स्त्रीलिंग नपुंसक प्रथमा द्विवचन का रूप है। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। अब मधुनी के रूप किस तरह चलते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, 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 मधुना, मधुनाभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुष। तो हमारे मधु का ये रूप इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा दिया है ये प्रथमा द्विवचन। यहाँ पे प्रथमा का द्विवचन ये हमारा इसमें सही आंसर होगा, मधुनी रूप है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है। ये सर्वे, सर्वांग, सर्वेशम, सर्वाये। सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में सर्वस्व रूप बनता है। इसका पुल्लिंग का चतुर्थी तीनों वचनों में इस प्रकार से है, सर्वेश, सर्वस्व, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यम। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा होगा सर्वस्व।
अगला क्वेश्चन देखिए, पश्यत रूप किस धातु का है? पश्यत रूप किस धातु का है? ये पश्य, बी दृश्य, सी प्रक्षी या डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो पश्यत रूप दृश्य धातु दत्त कलाकार एक वचन का रूप है। ये दृश्य धातु का एक वचन का रूप है। अब यहाँ पे रूप कैसे चल रहा है? लट लकार में पश्यत, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यथा, पश्याम, पश्याव, पश्याम। तो इसका रूप जो है वो इस प्रकार चलता है। वह पश्यत रूप दृश्य धातु का है। तो दृश्य मतलब होता है देखना और पश्य में भी होता है देखना। तो उसी का रूप किस तरह से चलता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यथा, पश्याम, पश्याव, पश्यामा। तो इस प्रकार इसका रूप जो है ये बनता है। तो सही आंसर हमारा होगा दृश्य। अगला है त्रिशंत रूप है। त्रिशंत रूप है, ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीया विभक्ति, सी पंचमी विभक्ति या डी सप्तमी विभक्ति। तो त्रिशंत रूप जो है वह सप्तमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7 सही है। क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही है। त्रिशंती रूप जो है सप्तमी विभक्ति का है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि या सी गुण संधि या डी यण संधि। तो महर्षि में गुण संधि है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है महाऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। सूत्र आद गुण के अनुसार, यहाँ पे जो सूत्र है एक कैसे बना है उस पर ध्यान देते हैं। आद गुण के अनुसार अवर्ण से परे जच होने पर पूर्व एवं पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। यथा उप प्लस इंद्र, तो हो गया उपेंद्र। अड़ेड़ और अदेड़ा गुण, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यहाँ पे हमारा जो सही जो समझने के लिए इतना सटीक दिया है कि यह कैसे गुण संधि हुआ है, तो हमारा पूरा का पूरा इसमें आंसर समझा के आपको बताया गया है। अगर एक बार इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे हमारा सही आंसर है गुण। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है और संधि कैसे बनी, किस तरीके से वो संधि मतलब बन रही है, तो उसके सारे सूत्र आपको आपके सामने दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास या डी तत्पुरुष समास। यहाँ पे देखिए यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति विग्रह पद है, शक्ति अनतिक्रम्यम, मनो शक्ति अनतिक्रम्यम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र का समास विग्रह। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पे विकल्प में है राजा पुत्र, बी राज्य पुत्र, सी राजन पुत्र या डी राजपुत्र। तो राजपुत्र में षष्ठी विभक्ति समास है, इसका विग्रह पद होगा राज्य पुत्र होगा। तत्पुरुष समास का लक्षण है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, अर्थात यदि उत्तर पद प्रधान हो तो वह समस्त पद तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो हमारा सही आंसर है राज्य पुत्र। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में समास है। ये बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास या डी द्विगु समास। तो नीलकंठ में जो है वह क्या हो सकता है, हम पहले ही बताए हैं। पहले ही बताए हैं कि जहां पे दोनों पद प्रधान ना हो तो किसी तीसरे का अर्थ का बोध कराते हैं, तो वहां पे होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे नीलकंठ जो है वह बहुब्रीहि समास है। अब कैसे है, यहाँ पे देखिए नीलकंठ का विग्रह यहाँ पे करते हैं। तो पद है नीलकंठ अस्य स, अर्थात नील है कंठ जिसका, वह कौन है?
वो भगवान शिव हैं। तो यहाँ पे जब हम नीलकंठ, नीलकंठ का नाम आता है तो हमें भगवान शिव की छवि हमारे का बोध होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जहाँ पे हमारा दोनों पद प्रधान ना होते हुए भी कोई अर्थ ना निकलते, किसी तीसरे का बोध होता हो, तो वहां पे होता है हमारा बहुब्रीहि समास। सही आंसर होगा हमारा ए, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते में ब्राह्मण कौन सा कारक है? ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, प्रजायन्ते में ब्राह्मण कौन सा कारक है? ये संप्रदान, बी अपादान, या सी करण, या डी कर्ता। तो यहाँ पे ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, इस वाक्यांश में ब्राह्मण पद में अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति का विधान है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, अपादान कारक। अगला है देखिए, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्वस्मिन कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्ण कारक, सी कर्म कारक, या डी अपादान कारक। तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यहाँ सर्वस्मिन पद में अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमारा सही आंसर होगा ए, अधिकरण कारक। अगला है वयम हसाम का वाच्य परिवर्तन होगा। वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा ए, वयम हसितम, बी अस्माभि हसितम, सी अस्माभि हस्यते, या डी वयम हस्ते। तो वयम हसाम का वाच्य परिवर्तन अस्माभि हस्यते होगा। सही आंसर है अस्माभि हस्यते। सही आंसर है अस्माभि हस्यते। अगला क्वेश्चन है 20 फल का अनुवाद होगा। सी विषानि फलान, सी विषतानि फलान, या सी विसंति फलान, या डी विसतीनि फलान। तो 20 फल का संस्कृत में अनुवाद होगा विसंति फलान। तो सही आंसर है हमारा सी, विसंति फलान। अगला है हमारा क्वेश्चन 100 पुरुष का अनुवाद है। 100 पुरुष का अनुवाद है ये शतशः पुरुषाः, बी शतः पुरुषाः, सी शताः पुरुषाः, या डी शततमा पुरुषाः। सही आंसर है 100 पुरुष का संस्कृत अनुवाद शतः पुरुषाः, शतः पुरुषाः होगा। सही आंसर हो हमारा बी। अगला है हमारा विश्राम पद में उपसर्ग है ए, बी विष, या सी विष, या डी विश्र। तो विश्राम पद में वी उपसर्ग का पूर्व प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है आराम। तो हमारा सही आंसर है बी। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है प्रति शब्द का द्वितीय एक वचन रूप है ए प्रतम, बी पीरतम, या सी पिताम, या डी पितम। तो आंसर देखिए प्रति शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप पितरम होगा। अब यहाँ पे पित का विभक्ति कैसे है? वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पिता पितरो पितरः, द्वितीय पितरम पितरो पितरम। अब यहाँ पे क्या दे रहा, पूछ रहा था द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन। तो यहाँ पे होगा हमारा पितरम। सही आंसर होगा हमारा पितरम। अगला है नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है ए नद्याम, बी नद्यो, सी नदियाम, या बी नदायाम। तो नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है नद्याम बनेगा। नदी शब्द के रूप इस प्रकार चलेंगे तो हमारा आंसर होगा ये नद्याम। अब ये इसके रूप देखते हैं किस तरह से चलते हैं। तो है नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः। तो नदी का रूप हमारा इस प्रकार से चलता है।
यहाँ पे देखिए नीचे जो हमारे नदी का रूप था उसके कुछ भाग यहाँ पे है। नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। तो हमारे नदी का ये रूप इस प्रकार से चलता है। यहाँ पे हमारा संस्कृत का जो है प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। तो 2018 का हमारा हिंदी और संस्कृत भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आप हमारा जो पढ़ाया गया ये पेपर है, इसको जिस तरीके से हमने आपके समक्ष रखा है, इसको आप अच्छे तरीके से, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर वीडियो पे जाकर के आप अच्छे से समझेंगे तो आपका एक क्वेश्चन से कई आंसर, एक ही आंसर में से कई आंसर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो आप हमारा एक भी जो वीडियो स्किप ना करते हुए आप ऐसे ही पैटर्न चलते रहिए। आज हमारा सन 18 का जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।